देखो, बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट द फाइनल अकाउंट, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताए। और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वो पता करने के लिए तुम्हें पता होना पड़ेगा बिजनेस में तुमने कितना अर्न किया या कितना लूज किया। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेफिनेशन में हम लोग बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट, देन वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट। ठीक है, इधर जो अपन सीखने वाला है दैट इज फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप पॉइंट ऑफ व्यू। नीदर वी विल डिस्कस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप, नहीं सीखेगा अपन, या फिर कंपनी। ये दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग अभी बात नहीं करेगा। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ बात करेगा किसका? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर मतलब एक अकेला पर्सन जब अपना बिजनेस रन करता है, ही इज द सोल ओनर ऑफ द बिजनेस, क्रिएटर ऑफ द बिजनेस, उसका बात करेगा। तो वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तीन चीज बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ये सोल प्रोप्राइटर जो है ये दो तरह का बिजनेस कर सकता है। वन इज ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब वो बना बनाया सामान खरीदेगा और सेल करेगा कस्टमर को, और उससे अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेगा। और एक सोल प्रोप्राइटर होता है जो कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। या तो आप ट्रेडर बन जाओ या फिर मैन्युफैक्चरर बन जाओ। इफ यू आर डूइंग अ मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये तीन अकाउंट के साथ साथ आपको और एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये भी आपको बनाना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग वाले का तो क्या है, जितना सामान खरीदा, जितना था और जितना बेच दिया और जितना पड़ा है, प्रॉफिट लॉस पता चल जाता है उसको। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाले को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पता करना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर कितना गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ। उसके बाद में वो क्या करेगा? सेल आउट करता है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुड्स वी हैव मैन्युफैक्चर्ड। तो उसी के लिए हम लोग बनाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इज इट क्लियर? तो एक ही चीज डिफर आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में, दैट वी हैव टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग? टू ascertain ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। वही अपन पीएनएल क्यों बनाता है? ताकि बिजनेस का नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस पता चल सके। वही बैलेंस शीट क्यों बनाता है? फाइनेंशियल पोजीशन। यस, पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ये पता चल सके हम लोग को। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये पता करने के लिए। इतना आइटम्स अपन को बनाना। एग्जाम में आपके पास क्या होगा, छोटे मोटे जो ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आएंगे वो मैनेजेबल होंगे। बस एक बड़ा क्वेश्चन आता है 15 मार्क, 20 मार्क, 10 मार्क का फाइनेंस अकाउंट से। इट कैन बी अलॉन्ग फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और इट कैन बी फॉर द ट्रेडिंग बिजनेस। इफ ट्रेडिंग बिजनेस का क्वेश्चन आया तो वो आपसे पूछेगा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एंड इफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का क्वेश्चन आया देन वो आपसे पूछेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट।
चारों, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से तो ये पता चला कितना गुड्स मैन्युफैक्चर किया, क्या उससे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पता चला क्या? उसके लिए तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सिर्फ ये पता करते हैं हमने कितना गुड्स मैन्युफैक्चर किया, जो अपना सेल होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट से होता है, एंड देन बाकी बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग पीएनएल अकाउंट में शो करते हैं। क्लियर है? तो दो कैटेगरी का क्वेश्चन अपने पास एग्जाम में मिल सकता है। यहां तक क्लियर है? अब देखो, हमारे जो अकाउंट्स के स्टेप्स है, स्टेप्स इन अकाउंटिंग की मैं बात करूं तो अपन क्या क्या करते थे। इफ आई टॉक अबाउट स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का स्टेप का बात किया, ट्रेडिंग अकाउंट के स्टेप्स का बात नहीं किया। कोई भी बिजनेस का अकाउंटिंग स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांजैक्शन, वेदर इट इज इन फाइनेंशियल नेचर और नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस है या नहीं है। फिर ट्रांजैक्शन का हम लोग करता है जर्नल। हाँ, ट्रांजैक्शन होगा तभी तो यहाँ वाउचर्स भी होंगे ना। इफ ट्रांजैक्शंस है तो वाउचर्स होंगे उसके। फिर विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शन और वाउचर्स वी प्रिपेयर जर्नल एंट्री। जर्नल करने के बाद विद द हेल्प ऑफ जर्नल वी प्रिपेयर लेजर्स। विद द हेल्प ऑफ लेजर्स वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। with the help of trial balance we prepare final account, financial statements. We prepare financial statement। यानी तीन चीज बनाना है मुझे with the help of trial balance। यानी क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं है तो ये तीन चीज बन नहीं सकता, बिकॉज आप नेक्स्ट स्टेप तभी कर सकते हो जब आपका प्रीवियस स्टेप क्लियर है ना। प्रीवियस स्टेप ही क्लियर नहीं, इंटर का पढ़ाई तो कब करोगे? जब फाउंडेशन क्लियर होगा तभी ना। तो फाउंडेशन का मदद से ही तो इंटर हो सकता है। सिमिलरली ट्रायल बैलेंस के बिना क्या फाइनल अकाउंट बन सकता है? क्या नहीं बन सकता। तो क्वेश्चन आप, चैप्टर क्या है? फाइनल अकाउंट। यहाँ बनाना है ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, क्या हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है क्या? तो यानी क्वेश्चन को देना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस। हाँ, तो ट्रायल बैलेंस नहीं देगा क्वेश्चन तो क्या हम लोग फाइनल अकाउंट बना पाएगा क्या? यानी सबसे पहले फॉरमोस्ट मुझे क्या चाहिए? ट्रायल बैलेंस चाहिए। जब ट्रायल बैलेंस होगा तो मैं ट्रेडिंग भी बना पाऊंगा, पीएनएल बना पाऊंगा, एंड यानी ये समझ में आता है हमारे लिए भगवत गीता फॉर द फाइनल अकाउंट इज ट्रायल बैलेंस। मेरे लिए जो कुछ भी है वो ये है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक बात बताओ, ट्रायल बैलेंस ही गलत है तो फाइनल अकाउंट क्या बनेगा? गलत। यदि आपका प्रीवियस स्टेप में ही मिस्टेक हो रखा है तो वो मिस्टेक तो कंटिन्यू रहेगा ना। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस हम लोग को कौन सा चाहिए? करेक्टेड ट्रायल बैलेंस चाहिए। ये ट्रायल बैलेंस यदि करेक्ट नहीं है तो आपका फाइनल अकाउंट भी कभी करेक्ट बन ही नहीं सकता। क्लियर है? अब ट्रायल बैलेंस कैसा होता था? ट्रायल बैलेंस कैसा होता था? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। यस, सारा का सारा। क्यों? ट्रायल बैलेंस किसका मदद से बनता है? लेजर्स। यानी लेजर्स का जो भी बैलेंस होगा वो इधर आ जाएगा ना। देखो, जर्नल से लेजर्स में आ गए, अब लेजर्स का जो भी फाइनल बैलेंस है वो इधर आता है, राइट। अब ये फाइनल बैलेंस है, सारे के सारे लेजर्स यहां आ चुके हैं, यहां लेजर्स आ चुके हैं। अब इन लेजर्स को करना क्या है? तीन जगह बांटना है, या तो इधर बांट दो, या इधर ले आओ, या इधर ले आओ, राइट। तो आपका सबसे पहला स्टेप यही होता है टू आइडेंटिफाई ट्रायल बैलेंस। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको देख के, उसके नेम्स को रीड करके आइडेंटिफाई करना है वेदर इट विल बी गोइंग टू द ट्रेडिंग और गोइंग टू पीएनएल और बैलेंस शीट। क्लियर है? ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? ट्रायल बैलेंस में जितने भी लेजर अकाउंट्स है इसके अंदर क्या क्या होता है?
इसमें तुम लोगों ने बोला भैया दो साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। कहना है इसे डेबिट क्रेडिट। इधर लिख दो नेम ऑफ लेजर्स, पर्टिकुलर्स लिखो, नेम ऑफ लेजर्स लिखो, बात एक ही है। और इधर आ गया लेजर फोलियो, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ लेजर्स बन रहा है। सारे लेजर्स के नाम आप इसके अंदर लिखते हैं। सारे लेजर्स के नाम लिखने के बाद आप टोटल मार देते हैं विथ एंड क्लोज कर देते हैं डबल लाइन से। डबल लाइन इंप्लाइज कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच है। क्लियर है? अब इस ट्रायल बैलेंस के अंदर लेजर्स के नाम आ रहे हैं। कौन से लेजर्स? बिजनेस में चार ही तरह के लेजर्स होते हैं। या तो एसेट अकाउंट होगा, या तो लाइबिलिटीज अकाउंट होगा, इनकम अकाउंट्स, या फिर एक्सपेंस अकाउंट। ये चार ही लेजर होंगे। अब बोलोगे भैया कैपिटल, अरे कैपिटल भी तो लाइबिलिटी है। अल्टीमेटली ये चार ही नेचर के अकाउंट है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं। इफ ट्रायल बैलेंस के अंदर है मतलब आपने उसका लेजर बनाया होगा, तभी तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है ना। कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर कब आएगा? जब आपने उसका लेजर कर रखा है। इफ यही नहीं किया तो क्या इसके अंदर आएगा? क्या पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज लेजर से उठ के ही तो इधर आता है। यानी कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है उसका ये हो चुका और ये हो चुका ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ट्रायल बैलेंस के अंदर है इसका मतलब ये डन और ये डन है अपना। और इफ ट्रायल बैलेंस के बाहर है इसका मतलब ये और ये अभी तक किया ही नहीं है हम लोगों ने, करना बाकी है। आई बात समझ में? तो ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा मतलब जर्नल और लेजर का काम तो हो चुका। अब सिंपल सा उठा के यहां लेके आओ, यहां लेके आओ और यहां लेके आओ, ये तीन जगह लेके आना है ना। क्लियर है? अब ट्रायल बैलेंस में तुमने बोला भैया चार ही नेचर के अकाउंट होते हैं, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटीज। ठीक है? एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में आराम से पहले ओपनिंग कहना इसे इधर आप एक्सपेंस दिखाते हैं और इधर इनकम होता है। पीएनएल अकाउंट में क्या होता है? खाली वहां पे इंटरनेट इधर एक्सपेंसेस और इधर इनकम। बैलेंस शीट में क्या होता है? लाइबिलिटीज, एसेट। अभी आपने बोला भैया ट्रायल बैलेंस के अंदर में चार अकाउंट आएंगे, इनकम, एक्सपेंस, एसेट एंड लाइबिलिटीज। ये चार अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर होंगे, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता कोई पांचवा अकाउंट। ठीक है? ये चार होगा। अब किसी को आइडेंटिफाई करना नहीं आता। प्रॉब्लम क्या है, किसी किसी को तो पता ही नहीं चलता कि ये एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है या लाइबिलिटी है। हमेशा ध्यान रखना, एसेट विल हैव डेबिट बैलेंस। मतलब ये हमेशा किस तरफ होगा? इधर ही लिखा हुआ रहेगा डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में कोई एसेट का वैल्यू लिखता ही नहीं है। इफ लिखा है तो वो ट्रायल बैलेंस ही गलत है। क्लियर है? इफ लाइबिलिटीज है देन इट विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, हमेशा क्रेडिट साइड में होगा। इनकम है तो इट विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, ऑलवेज क्रेडिट साइड में होगा। एंड इफ एक्सपेंसेस है देन इट हैज डेबिट बैलेंस। समझ में आया? ये तो वही होगा। हाँ, रूल वही है। हाँ, तो ट्रायल बैलेंस को देख के क्लासिफाई करना है। पहले तो ये एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है। वंस यू क्लासिफाई दैट इट इज एन एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। इफ नहीं समझ पा रहे हो कि क्या है ये, तो आप चेक करो कि ट्रायल बैलेंस के कौन से साइड में उसका बैलेंस लिखा हुआ है। इफ इट इज रिटन ऑन द डेबिट साइड इट मीन्स इट कैन बी ईदर एसेट और एक्सपेंस। देन अगेन रीड द लेजर नेम एंड सोचो क्या ऐसा कोई एसेट होता है क्या।
इफ बोले ना ऐसा तो कोई एसेट होता नहीं, मतलब बचा क्या फिर, एक्सपेंस। ठीक है, सिमिलरली क्रेडिट साइड में कोई चीज लिखा हुआ है और नाम रीड करो, अब देखो क्या ऐसा कोई इनकम होता है, ओ ये तो ऐसा कोई इनकम आज तक सुना नहीं है, दैट मीन्स वो क्या होगा, लायबिलिटी। क्लियर है ये चीज, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। वंस यू आइडेंटिफाई दिस, अभी देखो आपने बोला कि भैया ये सब लिखते हैं हम ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में, तो सिंपल सा लॉजिक है, यहां से उठा के क्या करना है मुझे, एसेट आ जाएगा इस तरफ, लाइबिलिटीज आ जाएगी इस तरफ ना, एसेट्स चला जाएगा एसेट्स के साइड में जो भी बैलेंस होगा, और लाइबिलिटीज चले जाएंगे लाइबिलिटीज के साइड में। अब प्रॉब्लम है इनकम एक्सपेंस, भैया इनकम तो इधर भी आ सकती है, इनकम तो इधर भी आ सकती है, अब क्या करें। तो अब आपको क्या करना है, इनकम को बेसिकली दो कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, बिजनेस में गुड्स सेल करके जो हमने पैसा कमाया एक वो, और एक अदर देन सेल्स, बस ये दो ही तरीके में क्लासिफाई करना। इनकम सेल ऑफ गुड्स होगा तब तो बात अलग है, इसके अलावा कोई भी इनकम है देन इट इज अदर इनकम। क्लियर है, अब सेल ऑफ गुड्स है, सेल ऑफ गुड्स है तो ये कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। सेल को छोड़ के कोई भी इनकम है, कोई भी इनकम, वो कहां आएगी, आया समझ में, कोई भी इनकम, एनी इनकम, whether it is discount received, commission received, interest received, rent received, lottery income, profit on sale of assets, कोई भी income, any income other than sale of goods will be shown in P&L account. Clear है, if sale of goods से होगा तो वो कहां आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है इतना चीज। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस, कहां दिखाऊं, जगह ही नहीं है। एक्सपेंसेस, ठीक है, क्या क्या एक्सपेंसेस होती है, जैसे कि तुम्हारा एक एक्सपेंस होता है परचेज, परचेज ऑफ गुड्स इज एन एक्सपेंस ओनली, ये ध्यान रखना, कोई एसेट वैसेट नहीं है। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नहीं ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, और एक होता है अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, ये तीन ही चीज है, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस। इफ आपका परचेज है तो वो चला जाएगा ट्रेडिंग में, एंड इफ इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस तो वो भी कहां जाएगा, ट्रेडिंग में। बट इफ इट इज अदर देन दैट बिजनेस का कोई भी खर्चा होगा वो कहां आएगा, पीएनएल के डेबिट में। आया समझ में इतना। ओवरऑल बिजनेस में चार ही अकाउंट है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। एसेट्स एंड लायबिलिटीज इफ ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट। अब आइडेंटिफाई करना इनकम और एक्सपेंस, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स है तो कहां जाएगा, ट्रेडिंग, अदर देन दैट पीएनएल। उसका बात तो किया ही नहीं,
तो बाहर भी होगा ना? हाँ कुछ भी हो सकता है, अभी तो मैं एक ही स्टेप पे अटका हूं, अंदर है सब कुछ। ठीक है, देन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इफ परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड है या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, देन इट विल बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, बट इफ एक्सपेंसेस अदर देन दैट, कोई भी एक्सपेंस है बिजनेस का, तो वो कहां जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। इज इट क्लियर? क्लियर है ये चीज? यहां तक समझ में आया? अब पहले समझता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या है। बता दो, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस? तो जो परचेज जो किए, जो भी खर्चा है, लाने का खर्चा या फिर अनलोड का खर्चा, वो यस, expenses related to purchase of goods। ध्यान रखना, परचेज ऑफ गुड्स, नॉट सेल ऑफ गुड्स। गुड्स खरीदने के लिए जो आपने खर्चा किया है उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलता है। एंड ऑल अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का कोई भी खर्चा है तो वो भी डायरेक्ट है, क्योंकि फैक्ट्री में जो खर्चे होते हैं वो हम किस लिए करते हैं? टू प्रोड्यूस ए गुड्स। तो गुड्स ही तो लेके आ रहे हैं हम उससे। एक होता है हम बाहर से खरीद के ला रहे, एक है कि हम अपने घर पे ही बना रहे, तो वो भी आपके लिए क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। क्लियर है डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स एंड ऑल अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। कहानी समझ में आया? इतना बता रहा था कि तुम लोग उतारो, फिर आगे बढ़ेगा। एंड पूरा वापस दिमाग में कैप्चर करो इस चीज को, कैसे कैसे क्या बोला। क्लियर है? सो यहां तक ये समझ में आता है कि हम लोग को इस चैप्टर के अंदर में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा। इफ ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी आइटम है उसको कैसे कैसे कहाँ दिखाना है। ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर के आइटम का, क्योंकि इफ ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम है तो उसको हम लोग बोलता है एडजस्टेड। हम लोग को प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? जब ट्रायल बैलेंस के बाहर में सर्टेन ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ रहता है। इफ ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई भी ट्रांजेक्शन है, इट मींस उसका जर्नल और लेजर नहीं हुआ है, राइट? इफ इट इज इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब ये यहां कैसे आया होगा? जर्नल और लेजर होने के बाद ही आया होगा। इफ इसके अंदर अपना जगह नहीं बना पाया है, दैट मीन्स वो बाहर है। बाहर है इसका मतलब इसका हमने अभी तक जर्नल और लेजर किया नहीं है। वी नीड टू डू द एडजस्टमेंट्स। क्लियर है? हम लोग को एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। अब पहला स्टेप जो अपने को सीखना है इस चैप्टर के अंदर में, एडजस्टमेंट आएगा धीरे धीरे, लेकिन पहले सीखता है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है और क्यों बनता है। क्लियर है? अभी देखो, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बोलूं, एक तरह से भाई बहन का तरह। ठीक है, वो दोनों सिमिलर नेचर के ही हैं। तीन नेचर ऑफ अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, हम लोग को बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, तो आई विल से ट्रेडिंग अकाउंट भी कौन सा नेचर का है? नॉमिनल नेचर अकाउंट है ये। और कोई भी वर्ड के पीछे अकाउंट लग जाए, इट मींस वी आर प्रिपेयरिंग अ लेजर अकाउंट। और लेजर में कहां से आएगा बैलेंसेस? इस लेजर में आएगा ट्रायल बैलेंस से। तो एक होगा लेजर का डेबिट साइड और एक होगा क्रेडिट साइड। नॉमिनल नेचर का रूल क्या होता है? व्हाट इज द रूल फॉर नॉमिनल नेचर? एक्सपेंस एंड लॉस इज क्रेडिट और इनकम। यस, इसका रूल होता है डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट इनकम्स। ये रूल होता है नॉमिनल नेचर का। तो यानी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में एक्सपेंसेस आएगा और क्रेडिट साइड में इनकम आएगा। ट्रेडिंग, वर्ड ट्रेडिंग से क्या समझ में आता है? सामान का लेन देन। यस, सामान का लेन देन। ट्रेड, ट्रेड करने का मतलब खरीदना और बेचना। ठीक है, तो यानी खरीदना और बेचने का रिलेशन में जो जो काम है उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएगा। सपोज कुछ सामान खरीदा, उसमें से कुछ सेल कर दिया, कुछ तो बचा हुआ है ना।
जो बचा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो जो स्टॉक लास्ट ईयर बच गया था वो करंट ईयर का क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक एक तरह से क्या है, वो खरीदा हुआ सामान जो आपका सेल आउट नहीं हुआ, that purchased goods which you could not able to sell in the previous year। तो यानी पिछला साल का तो खर्चा ही था वो, तो कहना इसे ओपनिंग स्टॉक भी तो खर्चा ही एक तरीके से, जो ऑलरेडी हो चुका तुम्हारा। तो ओपनिंग स्टॉक किस तरफ आएगा, इट इज रिलेटेड टू द गुड्स, तो वो किस तरफ आएगा, डेबिट साइड में। तो वी राइट पिछला साल में तो उसका खर्चा तो हो चुका है, इसलिए उठा रहे हैं। यस, पिछला साल तो हमने वो खर्चा कर दिया था बट बिका नहीं, बट सेल आउट नहीं हुआ, तो हमने लास्ट ईयर अज्यूम किया था ये मेरी इनकम है। क्यों इनकम है, क्योंकि फ्यूचर में हम इसको बेचेंगे और मेरे पास पैसा आएगा, तब वहाँ पे क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक में दिखा दिया। अब करंट ईयर में तो वो क्लोजिंग ओपनिंग बन चुका है मेरा, यानी ये भी तो एक वन ऑफ द एक्सपेंस ही है मेरा, जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर्स में इनकर कर दिया था। ठीक है, तो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है जो मेरे साल के स्टार्टिंग में मेरे पास पड़ा होता है। फिर ड्यूरिंग द ईयर इस स्टॉक में आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, परचेज होता है तब। तो व्हाट यू डू टू परचेजेस, क्लियर। लेकिन समटाइम्स हम लोग परचेज रिटर्न भी कर देता है, कुछ खरीदा समझ में नहीं आया तो हम लोग माइनस कर देता है ना। तो व्हाट वी कैन डू, रदर देन शोइंग इट ऑन द क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में माइनस करके दिखा सकता है। आप चाहो तो इसको क्रेडिट साइड में भी दिखा सकता है परचेज रिटर्न, कोई गलत नहीं है। प्रेजेंटेशन दो तरीका है, इफ यू वांट यू कैन शो हियर टू परचेजेस, जितना परचेज किया, बाय परचेज रिटर्न, ऐसा करना भी गलत नहीं है। डेबिट साइड में टोटल गुड्स खरीदा और जो वापस रिटर्न कर दिया उसको माइनस कर दिया क्रेडिट साइड में। इफ गुड्स खरीदना इज एन एक्सपेंस, तो गुड्स को रिटर्न करना इज अ रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस कम हो रहा है ना वो तुम्हारा, तो एक्सपेंस यदि कम हो रहा है या तो उसको क्रेडिट साइड में दिखा दो या डेबिट साइड में क्या करो, माइनस करके शो कर दो। तो इट्स योर विश, आप किस तरफ दिखाना चाहते हैं, क्लियर है। प्रैक्टिकली इट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड, बट फॉर द प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट वी डू, हम लोग इधर नहीं दिखा के इसको कैसे दिखाता है, इनर कैलकुलेशन में माइनस परचेज रिटर्न। प्रैक्टिकली किधर आता है, क्रेडिट साइड में, बट फॉर द प्रेजेंटेशन वी आर शोइंग एज अ डिडक्शन ऑन द डेबिट साइड, क्लियर है। अब गुड्स खरीदा तो खरीदने में खर्चा होगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था भैया एक्सपेंसेस दो तरह का है, परचेज डायरेक्ट और अदर। तो परचेजेस और डायरेक्ट किस तरफ आते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में आता है ना। तो बिजनेस का जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो इधर आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा ठीक है, इसी के साथ साथ में कुछ कुछ चीजें समझते हैं हम लोग। गुड्स जो रिटर्न किया वो रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब कभी कभी जो गुड्स हमने खरीदा है वो हम अपने पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, जब आप गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। यानी हम ये मानते हैं कि हमने वो गुड्स बिजनेस के लिए खरीदा ही नहीं, बिकॉज इफ आपने ये पेन बिजनेस के लिए 10 रुपए में खरीदा और खुद ही यूज कर लिया तो आप इसको क्या सेल्स मानोगे क्या, ये तो सेल्फ कंजम्पशन है। यानी जितने में खरीदा उतने में ही तो कंजम्पशन करोगे, या अपने आप को भी 200 रुपए में बेचोगे 10 रुपए का पेन, प्रॉफिट में तो नहीं सेल करेंगे ना। तो कॉस्ट से ही तो माइनस करना है, तो जितना कॉस्ट प्लस किया उतना ही माइनस कर दो। आई बात समझ में। समटाइम्स इफ कोई ड्राइंग्स है तो हम लोग को वो भी एडजस्ट करना होता है ना। इफ आपने कोई ड्राइंग्स किया है गुड्स में से, ठीक है, और वो दिखा नहीं रखा, एडजस्टमेंट में है, तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्लियर है। अच्छा ये नहीं भी समझना यहाँ एडजस्टमेंट कोई बात नहीं, बाद में समझ लेगा, छोड़ो।
वरना तुम लोग बोलेगा कि अभी तो भैया एडजस्टमेंट बताया ही नहीं। छोड़ देता, एक बार एकदम सिंप्लीफाइड कर लेता हूं मैं इसको। ये आ गया, देन टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? डायरेक्ट एक्सपेंस बोले तो expenses related to purchase of goods and factory expenses, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, इनवर्ड वेजेस, पावर गैस एंड फ्यूएल, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, रॉ मटेरियल तो उधर चला जाएगा ओपनिंग स्टॉक में, रॉ मटेरियल कंज्यूम जो है। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर इनको छोड़ के कोई भी एक्सपेंस हुआ तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लिया तुमने। देन व्हाट यू डू, सेल करते हैं। सेल करते हैं तो समटाइम सेल्स रिटर्न भी तो होता है। तो व्हाट यू कैन डू, प्रैक्टिकली तो सेल्स रिटर्न किस तरफ आना चाहिए, सेल करना इज एन इनकम, तो सेल्स रिटर्न इज एन रिवर्सल ऑफ इनकम, तो डेबिट में आना चाहिए ना। बट फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पस हम लोग क्या दिखाएगा, ठीक है। अब जो गुड सेल नहीं हुआ, एक तरह से तुम्हें उम्मीद है कि वो सेल होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? if your income side is higher than the expense side, credit side is our income, debit side is our expenses। आपने लिखा ऊपर नॉमिनल नेचर में यही होता है, डेबिट में एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट में इनकम्स। तो इफ योर इनकम इज हायर देन एक्सपेंस, हम लोग को क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। whereas if your expenses are higher than income, तो क्या मिल जाएगा, ग्रॉस लॉस। ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कहां जाएगा, पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। नॉमिनल नेचर के बैलेंसेस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, दीज आर क्लोज्ड। मतलब कोई भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता ही नहीं है। देयर इज नो टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस बीडी। कोई भी लेजर जिसका टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी होता है, दैट मीन्स वो नॉमिनल नेचर का नहीं है, इधर इट इज पर्सनल और रियल। ठीक है, उन्हीं का ही ओपनिंग बैलेंस होगा, नॉमिनल नेचर का कोई ओपनिंग बैलेंस होता ही नहीं है। हम लोग लास्ट में एकदम बराबर कर देता है उसको, जैसे यहाँ पे बराबर कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकाल के, तो इसको हम लोग बोलता है ट्रेडिंग अकाउंट। बस इस ट्रेडिंग अकाउंट का खूबसूरती क्या है, एक बात बताओ, ये कॉस्ट प्राइस पे है या सेलिंग प्राइस पे है? कॉस्ट प्राइस पे हाँ सर, कॉस्ट पे है। कॉस्ट। अरे ओपनिंग स्टॉक को, एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, कैसे, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। किसकी वजह से, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। एक चैप्टर आएगा आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, उसके अंदर लिखा हुआ है दैट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो हमने नॉर्मली कॉस्ट पे ही दिखाते हैं, उससे कम ही होगा ना। तो ओपनिंग स्टॉक किस वैल्यू पे होगा, कॉस्ट पे। ये किस पे है, कॉस्ट। परचेजेस किस वैल्यू पे होगा, ये भी तो जितने में खरीदा उतने पे तो रिकॉर्ड करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी कॉस्ट पे है। क्लोजिंग स्टॉक अभी आपने बोला कॉस्ट और NRV विच एवर इज,
तो ये भी कॉस्ट। सेल्स किस वैल्यू पे होता है? वो सेलिंग प्राइस पे होता है, यानी उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है। ये मेरा सेलिंग प्राइस में इंक्लूड होता है, ये एट सेलिंग प्राइस होता है, यानी इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। इफ आपको कोई पूछे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? जब क्वेश्चन आपसे पूछे कॉस्ट, तो ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है? वो कॉस्ट की बात कर रहा है ना, वो सेल्स की थोड़ी बात कर रहा है। तो कॉस्ट के लिए मुझे सब चीज कॉस्ट का चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हैं? दिस प्लस दिस माइनस दिस, है ना? सेल ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्लस कॉस्ट माइनस कॉस्ट। आया समझ में? या फिर कॉस्ट का कंपैरिजन कॉस्ट से कर दो, या फिर प्रॉफिट का कंपैरिजन प्रॉफिट से कर दो। ये प्रॉफिट पे है, ये भी तो प्रॉफिट है, इसमें से ये निकाल दूं तो कॉस्ट आ जाएगा ना। सेलिंग प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दूं मैं तो कॉस्ट आ जाएगा ना मेरा, तो कॉस्ट एलिमेंट निकल गया ना। तो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कैसे निकाल सकते हो आप? हाउ वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब क्या होता है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और क्या तरीका है? और एक तरीका था अभी, सेल्स माइनस, तभी भी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। और एक तरीका है सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। लॉस को वापस एड बैक कर दो तो वो कॉस्ट आ जाएगा ना। सपोज मेरा 100 रुपए का मोबाइल फोन है, उसको मैंने 80 रुपए में बेचा, तो सेल्स 80, लॉस 20, तो कॉस्ट कैसे निकलेगा? 80 प्लस 20। 100 रुपए का फोन था, उसको मैंने 80 रुपीज में सेल किया, मुझे 80 रुपीज सेलिंग प्राइस पता है, लॉस पता है 20 रुपीज, मुझे कॉस्ट जानना है। प्लस कर देंगे लॉसेस को। सपोज मैंने इसको बेचा 500 रुपए में, प्रॉफिट हुआ 200 रुपए। 500 रुपए में सेल किया, प्रॉफिट हुआ 200 रुपए, व्हाट इज द कॉस्ट? ग्रॉस प्रॉफिट 200 500 माइनस सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटा दिया तो कॉस्ट निकल गया ना। आई बात समझ में? तो सेलिंग प्राइस में लॉसेस को एड बैक कर दो तभी भी कॉस्ट आ जाएगा, प्रॉफिट हटा दो तभी भी कॉस्ट आ जाएगा। और एक तरीका है सिर्फ कॉस्ट एलिमेंट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ऊपर वाला। यहां तक समझ में आया? ये लिख रहे हैं तुम लोग? देखो, सो यहां तक समझ में आया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह क्या होता है। अब देखो, बेसिकली जो स्टेप्स चलेगा हम लोग का फाइनल अकाउंट में, मेजर है एडजस्टमेंट पार्ट। ये सारा कहानी तो ठीक है। अब समटाइम्स क्या होता है, कुछ ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया हुआ होता, कुछ बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होता, इट इज गिवन एज एन एडजस्टमेंट। तो ये कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा है, इफ कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा है, इट इज इम्प्लाइड कि उसका जर्नल एंड लेजर नहीं हो रखा। वी हैव टू डू जर्नल एंड लेजर, क्लियर है? करना ही पड़ेगा, उसके बिना हो नहीं सकता ना। दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी लेजर बैलेंसेस होता है, उसका सिंगल इंपैक्ट होता है।
सिंगल इम्पैक्ट बोले तो मतलब कि किसी में भी जा सकता है, एक बार ही जाएगा, एक ही बार उसका ट्रीटमेंट करेगा, या तो ट्रेडिंग में और पीएनएल और बैलेंस शीट। लेकिन इफ ट्रायल बैलेंस के बाहर एज एन एडजस्टमेंट कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको आप क्या करोगे, जितना भी एडजस्टमेंट होता है उसका कितना इम्पैक्ट होगा, डबल इम्पैक्ट, डुअल इम्पैक्ट जिसको हम लोग बोलता है। क्यों? बिकॉज इसका मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने जर्नल और लेजर नहीं किया होगा, तो अब अपने को करना पड़ेगा। तो अब जाके जर्नल लेजर तो कर नहीं सकता है, वी आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग। तो हम लोग क्या करेगा, हमारे बुक्स में ही उसका एडजस्टमेंट कर देगा। क्लियर है ये वाली चीज? कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, हाँ समटाइम्स कुछ इन बिल्ट इंफॉर्मेशन भी होती है जो मैं तुम लोग को बताऊंगा। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तुम लोग को नीचे एक भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ रहेगा, बट वो हिडन इंफॉर्मेशन होती है जो आप लोग को आइडेंटिफाई करना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस सिनेरियो में होता है। पहले समझता है इस डबल इंपैक्ट के अंदर में मेजर एडजस्टमेंट में, मेजर आपके पास में दो मेजर एडजस्टमेंट होते हैं। ठीक है, दो मेजर एडजस्टमेंट होते हैं जो आपको बार बार करना होता है। मेजर और आई कैन से मोस्ट important adjustments। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। और एक चीज बताना, हम लोग जो हमारे बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं वो एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है या एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप कैसे करते हो? We record only income and expenses related to the current year in current year books. If any income or expense is related to my previous year or my future years, then it is ignored. यही करता है एक्रूअल बेसिस में। तो आई कैन से जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो दो बनाते हो आप, ये दोनों एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। एक्रूअल बेसिस से बनता है ये। और एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है? करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड, whereas previous year and future year income और expenses will be ignored। इग्नोर कर देगा, हम लोग उसको हटा देगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, सो दैट वी कैन फाइंड आउट आवर करेक्ट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस फॉर द ईयर। इसका मतलब जब आप ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट बनाते हो, इसके नीचे इसीलिए आप ऐसे लिखते हो, फॉर द ईयर ended, it can be 31st March, in some cases it can be 31st December। इसीलिए that's why you write the word for the year। for the year का मतलब होता है उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। आई बात समझ में? दैट मीन्स कोई भी एक्सपेंस और इनकम रिलेटेड टू माय प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल, और माय फ्यूचर ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर से है, तो उसको क्या करना है, हटाना है, एलिमिनेट करना है। बाय चांस आपने कंसीडर कर रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर में, या फिर एडजस्टमेंट में कुछ बोल दिया, तो हम लोग को उसको हटाना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? अब ऐसा क्या होता है, मेजरली एक होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग टर्म I will be using for both expense and income, because outstanding basically term use होता है for expense and income के लिए term use होता है accrued, but दोनों का meaning सेम ही है। ठीक है, देखो outstanding expense के लिए word use होता है, whereas accrued किसके लिए word use होता है? क्या दोनों का meaning में difference है क्या?
दोनों का मीनिंग सेम ही है। आउटस्टैंडिंग का मतलब जो अभी तक नहीं देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इसका मतलब क्या हो गया, मीनिंग क्या हो गया, देना बाकी है। बहुत गंदा से लिखा हूं, छी, भूल ही गया आजकल तो लिखना है, लिखा ही नहीं जा रहा क तो। सही है, समझ इंग्लिश पढ़ पढ़ के हिंदी का वाट लगा लिया, बीए की है। छोड़ो। अगर सब चीज हिंदी हो गई तो सबको तो हालत खराब। हिंदी इज वेरी टफ, इंग्लिश इज टू इजी। हिंदी के आप वर्ड्स पढ़ लोगे ना, दिल में दुखेगा कि क्या है ये, प्रोनाउंसिएशन कैसे करो, और प्रोनाउंसिएशन कर भी दिया तो आप स्पेलिंग नहीं लिख पाओगे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगा। इंग्लिश तो बहुत इजी है। क्या बोलते हैं? भाई मत पूछो, हिंदी इज टू टफ। इसीलिए तो हम लोग इंडियन होके हिंदी नहीं सीख रहे, इंग्लिश सीख रहे हैं। हम लोग को हर चीज इजी चाहिए। यदि हिंदी और संस्कृत सिखा देना, आधा बच्चा तो फेल ही हो जाएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर करके फेल हो जाएगा, उनको वर्ड ही नहीं समझ में आएगा। सेक्शन को धारा, और भी पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स है, अजीब वो गरीब, लेखा शास्त्र। आओ, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब होता है मिलना बाकी है। कैन आई से दिस, इफ इट इज एक्सपेंस मतलब देना बाकी है, और इफ इट इज इनकम देन मिलना बाकी है। टर्म ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग अक्रूड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मतलब हम लोग को पैसा देना बाकी है, और अक्रूड इनकम है मतलब मिलना बाकी है। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीवियस ईयर का है या करंट ईयर का है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर है या करंट ईयर का है, क्लियर है। बट नॉर्मली आपके क्वेश्चन में करंट ईयर का ही रहेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट बिगिनिंग नहीं होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर का है या करंट ईयर का, नॉर्मली करंट ईयर का ही देखना है हम लोग को, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स एज पर एक्रूवल बेसिस। तो इफ करंट ईयर का पैसा हमने दिया नहीं, इसका मतलब क्या, खर्चा नहीं किया क्या, एक्सपेंस तो हो चुका। सो शुड वी कंसिडर this as an expense of current year or not? We should consider. Suppose तुम होटल में गए खाना खाने, होटल में खाना खा लिया, और उसको बोला कि भैया मार्च एंडिंग है, बहुत वर्क प्रेशर था, स्टॉक टेकिंग चल रहा था बिजनेस के अंदर में तुम लोग का, तो तुमने स्टाफ को खाना खिलाया। अब होटल वाले को बोला भैया नेक्स्ट वीक पेमेंट करेगा, अभी एकदम भी टाइम नहीं है, तो मार्च में तो पे नहीं किया, एंड 31 मार्च बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाता है। यू विल बी गोइंग टू मेक पेमेंट इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बट जो 31 मार्च में आपने खाना तो खा ही लिया ना, खर्चा तो हो ही गया, जस्ट पेमेंट नहीं किया, तो क्या आप करंट ईयर टिल 31 मार्च उसको एक्सपेंस काउंट नहीं करोगे क्या, करेंगे, करेंगे, बिकॉज हम लोग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, नॉट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है। तो कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा क्या ट्रीटमेंट होगा, एडेड टू दी respective expenses. Example, suppose rent, paid rupees 10,000, rent was payable at the rate 1,000 per month. तो यहां पे हमने रेंट पे कितना किया, 10,000, बट करंट ईयर का टोटल रेंट एक्सपेंस कितना है, दिया नहीं है 2,000, पर मंथ 1,000 देना था, तो कितना देना चाहिए था हमें, 12,000।
तो कहने से 2000 देना बाकी है, बट एज एन एक्सपेंस तो काउंट करोगे ना आप उसको। पैसा देना या लेने से मतलब ही नहीं है एक्रूअल बेसिस में। क्लियर है यहाँ पे आपको? तो आप कैसे शो करोगे इसको? टू रेंट 10,000 जो पे कर दिया, प्लस एडेड टू द रेस्पेक्टिव एक्सपेंस, प्लस आउटस्टैंडिंग expense 2,000, your final rent expense will be 12,000। आया समझ में? Similarly, any accrued income, what you will do the treatment? वही प्लस कर देगा। क्या क्या? अरे मिलना बाकी है, बट इनकम तो हो ही चुका है ना, तो करंट ईयर के इनकम में काउंट करना पड़ेगा। एडेड टू द रेस्पेक्टिव इनकम, जिससे रिलेटेड है वो। एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट, एग्जाम्पल 10% investment, rupees 1 lakh, interest received rupees 7,500। डेटर भी एक तरह का एक्रूड है। डेटर भी एक तरह का एक्रूड इनकम ही आता है। Debtors are not accrued income, these are assets। मतलब टाइप ऑफ मतलब उसे मिलना बाकी है ना। हाँ मिलना बाकी, क्योंकि हमने उसको सेल किया। एसेट बोलेगा, इनकम तो पहले ही कंसिडर कर चुके जब हमने उसको सेल किया, उससे रिलेटेड। अब उससे जस्ट पैसा मिलना है, तो वो तुमको एसेट हो गया। यहाँ पे तो इनकम ही कंसिडर नहीं किया हमने, इनकम ही हाफ कंसिडर किया है। देखो ये जो मैंने लिखा ना 10% इन्वेस्टमेंट, इसको बोलता है हिडन इंफॉर्मेशन। इस टाइप के ट्रांजेक्शन को बोलते हैं हिडन इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा ना कितना बाकी है, कितना क्या होना था। ट्रायल बैलेंस में लिख देगा 10% इन्वेस्टमेंट या जो भी है। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट अलोंग विद द रेट दिया हुआ रहे, इसका मतलब उतना परसेंटेज एवरी ईयर इनकम होना चाहिए। आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए, किसमें? 10% इन्वेस्टमेंट में, तो एवरी ईयर एट द रेट 10% आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। आपको इंटरेस्ट मिला कितना है? तो नाउ देयर इज अ हिडन इंफॉर्मेशन दैट 2,500 आपका क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट। क्लियर है? आया समझ में? तो आप कैसे शो करोगे? ये ध्यान रखना, इनकम क्रेडिट साइड में आता है। तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 7,500 प्लस accrued interest 2,500, टोटल 10,000। आया समझ में? क्लियर है ये चीज? यहां तक समझ में आया आपको? अब देखो आपने बोला भैया कोई भी चीज एडजस्टमेंट में होता है, देन उसका दो एंट्री होता है, डुअल इंपैक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज इफ समथिंग इज डेबिटेड अदर नीड्स टू बी क्रेडिटेड, डबल इंपैक्ट का मतलब ये है। तो आपने तो अभी जो एडजस्टमेंट किया है, ये तो सिंगल इंपैक्ट किया है, तो इसका डुअल इंपैक्ट तो करना पड़ेगा। तो सेकेंड टाइम ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस
बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे? लायबिलिटी साइड। वेयर एज अक्रूड इनकम कहाँ जाएगा? एसेट साइड। क्लियर इज सेकेंड इंपैक्ट? आई होप यहां तक समझ में आया आप लोग को। एकदम बेसिक है, फाइनल अकाउंट को इसी तरीके से ही करना है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जितने मेजर एडजस्टमेंट हो जाएंगे एंड द प्रोसेस जो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कभी भी एग्जाम में, चाहे आप कोई भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एचएस का लेवल दो, चाहे आप फाउंडेशन का लेवल का एग्जाम दो, वो करेक्ट होगा। बस एचएस और फाउंडेशन में डिफरेंस क्या है? एचएस में क्वेश्चन का लेंथ छोटा होता है, एडजस्टमेंट्स बहुत कम होते हैं, वेयर एज एट द सीए लेवल आपके एडजस्टमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। एक क्वेश्चन 20 मार्क का भी बना के दे सकते हैं, 15 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। तो आपको वो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बस द अच्छा पार्ट क्या है कि आपको कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, तो कैलकुलेशंस फटाफट कर सकते हैं, हम टोटल मार सकते हैं, जीपीएनपी फटाफट प्लस माइनस करके कर सकते हैं। बट एचएस लेवल में वो पॉसिबल नहीं है, कैलसी अलाउड नहीं होता है। बस उतना ही मेजर डिफरेंस है, बट तरीका यही है, तरीका आपका यही रहेगा। यहां तक समझ में आया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम का आपको क्या करना है? एवरी टाइम आपको यही करना है। क्लियर है? और एक मेजर एडजस्टमेंट, प्रीपेड, जिसको हम लोग एडवांस भी बोलता है। प्रीपेड टर्म यूज हो गया फॉर एक्सपेंसेस, प्रीपेड टर्म यूज होता है फॉर, वेयर एज एडवांस टर्म यूज होता है फॉर इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या है? जो पहले दे चुका है, पे कर दिया बट सर्विस मिलना बाकी है। पे कर दिया बट सर्विस मिलना बाकी है। That is, it is related to next फाइनेंशियल ईयर। हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया किसी को, बट उसका सर्विस तो वो अगला साल देगा ना, तो खर्चा भी तो अगला साल का ही है। आज पेमेंट कर देने से आज का खर्चा थोड़ी हो गया। जब तुमको सर्विसेज मिलेगा तभी उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। क्लियर है? उसको प्रीपेड एक्सपेंस बोलता है। वेयर एज इनकम का, एडवांस इनकम का मतलब क्या? रिसीव कर लिया बट सर्विस देना बाकी है। दैट इज, ये भी रिलेटेड टू क्या है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, है ना? तो एक बात बताओ, अभी आपने बताया भैया अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से बनाता है, सिर्फ करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंस आता है। तो आपने ये तो करंट ईयर में पे या रिसीव कर लिया है, तो ये करंट ईयर का एक्सपेंस और इनकम में आएगा क्या? जब ये रिलेटेड टू माय नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, क्या इसको करंट ईयर में काउंट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इफ कर रखा है तो क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो क्या होगा? डिडक्टेड फ्रॉम द, डिपेंड करता है ना इंफॉर्मेशन पे कि हम लोग कौन सा मिला है। इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है ना कौन सा इंफॉर्मेशन मिला है। लाइक इस साल का हम लोग को पहले मिल चुका है, तो इस साल तो पे थोड़ी किया होगा तुम, इस साल थोड़ी मिला होगा तुमको। हाँ वो तो पिछला साल ही एडवांस तुमने कंसिडर कर लिया होगा, वो तो करंट ईयर का इनकम में आ जाएगा। वो जो तुम बात बोल रहे हो एडवांस एट बिगनिंग और एडवांस एट एंड वाला बात बोल रहे हो।
ठीक है, हाँ। सब्सक्रिप्शन। वो तो करेंट, यहाँ पे जो हम एडवांस की बात कर रहे हैं वो सिर्फ करंट ईयर में जो आपको रिसीव हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी जो करंट ईयर में आपने पे किया है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पेड इन करंट ईयर। चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो, पेड इन करंट ईयर, करंट ईयर में हमने पे किया है, रिलेटेड टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, तभी उसको हम एडवांस इनकम बोलेंगे फॉर द करंट ईयर। तो क्या ट्रीटमेंट होगा, डिडक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, और इधर लिखेंगे डिडक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इनकम। Example, rent received rupees 15,000, सॉरी रेंट पेड लिख देता है इधर, उधर भी रिसीव लिख दिया था क्या, पेड ही था। रेंट पेड rupees 15,000, rent was payable at the rate 1,000 per month। तो इफ हर महीना आपको 1,000 रुपए का रेंट पेमेंट करना है, क्लियर है, इफ एवरी मंथ 1,000 का रेंट पे करना है तो पूरे साल भर रेंट का एक्सपेंस कितना होना चाहिए, 12। करंट ईयर से रिलेटेड तो 12 होना चाहिए, बट पे कितना कर दिया, तो क्या हो गया, 3,000 ज्यादा दे दिया, इसी को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो जब आप प्रेजेंटेशन करोगे तो कैसे दिखाओगे, टू रेंट पे तो 15 किया है आपने, बट रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है तो वो हटा देंगे, प्रीपेड रेंट बोल के कितना 3,000, तो करंट ईयर का रेंट एक्सपेंस कितना 12,000। आया समझ में, प्रेजेंटेशन इनर कैलकुलेशन में शो करके हम लोग शो कर देगा। Rent received rupees 30,000, rent per month was rupees 2,000। रेंट पे करना खर्चा है तो रेंट रिसीव करना इज एन इनकम। आपको टोटल रेंट मिला है 30,000, तो क्या पूरा का पूरा 30,000 को करंट ईयर का इनकम मान ले क्या, चेक करना पड़ेगा कि करंट ईयर से रिलेटेड कितना है, करंट ईयर से रिलेटेड कितना है 2,000 पर मंथ, 12 महीना का 24,000 पर मंथ। तो हम लोग को करंट ईयर का इनकम कितना दिखाना चाहिए 24,000, मिला तो 30,000 है, तो क्या करें माइनस एडवांस रेंट 6,000, तो ऑटोमेटिकली कितना काउंट करेंगे, हाँ वो रेंट पेबल पर मंथ पर मंथ। आया समझ में आपको इतना पार्ट, ये तो सिंगल इम्पैक्ट हुआ। सेकंड इम्पैक्ट क्या होगा, सेकंड इम्पैक्ट क्या होगा, एसेट साइड में और इनकम इफ एडवांस में ही खर्चा दे दिया है, एक्सपेंस के लिए एडवांस में पे कर दिया, फ्यूचर में मिलेगा ना, फ्यूचर में मिलना इज एन एसेट, फ्यूचर में पे करना या देना इज अ लायबिलिटी। तो यहां पे एडवांस में ही आपने खर्चा दे दिया, एक्सपेंस पे कर दिया, तो फ्यूचर में सर्विस मिलेगा, फ्यूचर में मिलना इज एन एसेट, तो बैलेंस शीट का एसेट साइड में आएगा। और एडवांस में इनकम रिसीव हो गया तो फ्यूचर में आपको सर्विस देना पड़ेगा, फ्यूचर में कुछ भी देना है देन इट इज अ लायबिलिटी,
और फ्यूचर में कुछ भी मिलना है देन इट इज एन एसेट। तो ये जाएगा बैलेंस शीट में सेकंड टाइम लाइबिलिटी में। क्लियर है? एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है ना एक एक करके? बिकॉज एडजस्टमेंट्स में ही गलती करते हो। हिडन इंफॉर्मेशन कैसे रहेगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर में यदि कोई भी लोन और इन्वेस्टमेंट अलोंग विद द इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है देन इट इज एन हिडन इंफॉर्मेशन। उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ हो जरूरी नहीं है। इफ ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख दिया 15% लोन या 12% बैंक ओवरड्राफ्ट, 12% लोन, तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना पे करना चाहिए था। देन वी विल सी एक्चुअल में हमने कितना पे किया, सो दैट वी कैन फाइंड आउट आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड अमाउंट। क्लियर है? सेम गोज फॉर द इन्वेस्टमेंट के लिए भी। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? लास्ट एंड फाइनल एक छोटा सा एडजस्टमेंट सीखता है, बाकी फिर कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेगा अपन। बाकी सब समझ में आ रहा है? क्रिस्टल क्लियर हो रहा है एक एक स्टेप बाय स्टेप? देखो ये अज्यूम कर रहा हूं कि एचएस में नहीं पढ़ा, और यदि कोई एचएस वाला होगा तो वो भी सीख जाएगा। क्लियर है? तो नंबर 3 क्लोजिंग स्टॉक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आएगा, सब आएगा, सब लेंगे एक एक करके। अभी मेजर लिया मैंने आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड, एडवांस, ये तो हर क्वेश्चन में ही होगा। बाकी कुछ कुछ होंगे जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेप्रिसिएशन का पॉइंट रहेगा, ड्राइंग्स रहेगा, वो सारे रहेंगे, लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम, वो सारे ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट विल डिस्कस। ठीक है? बट एक एक करके मेजर एडजस्टमेंट्स तो यही है। कोई बात नहीं, अब देखना मेरे से सीखने के बाद तुम्हारा हर बार करेक्ट भी आएगा। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन inside the trial balance और closing stock is given as an adjustment। adjustment का मतलब outside the trial balance। if anything that is inside the trial balance, if anything inside the trial balance, then it has single impact, anything outside the trial balance will have dual impact। तो एक बात बताओ, सिंगल इम्पैक्ट का मतलब क्लोजिंग स्टॉक को कहां दिखाओगे? यस, विद बैलेंस शीट विदाउट द स्टॉक इज अधूरा। ठीक है? जैसे बॉडी विदाउट द ऑक्सीजन कुछ नहीं, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो भाई धंधा कर रहे हो तो स्टॉक तो होगा, किसी का स्टॉक नील आउट नहीं होता है। तो सिंगल इम्पैक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। वही डुअल इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले शो करेगा क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंडली बैलेंस शीट, नहीं एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लियर है? समझ में आया? सो दैट वाज एवरीथिंग जो अपने को फाइनल अकाउंट का फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना था। एक बार फिर से बता दूं, फाइनल अकाउंट का मतलब है हम लोग को तीन चीज बनाना है। वन इज ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। बट इफ यू आर ए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी तो आपको क्या क्या बनाना है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। Trading account is prepared to ascertain gross profit or gross loss. Profit and loss account is prepared to ascertain net profit or net loss. Balance sheet is prepared to ascertain the position of assets and liabilities. Clear है? Manufacturing account is prepared to ascertain cost of goods manufactured. Clear है?
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उसमें अंदर सिर्फ करंट ईयर का इनकम और करंट ईयर का एक्सपेंसेस ही आएगा। क्लियर है? इट इज प्रिपेयर्ड, कंप्लीट फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है? इफ ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी आइटम है देन इट विल हैव सिंगल इंपैक्ट। इफ इट इज गिवन एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन देन इट विल ऑलवेज हैव डुअल इंपैक्ट। क्लियर है? ट्रायल बैलेंस के अंदर में 4 ही लेजर हो सकते हैं टाइप के, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। क्लियर है? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इस नाम से नहीं समझ में आ रहा, चेक वेदर इट इज रिटन ऑन द डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। इफ डेबिट साइड में कोई भी बैलेंसेस दिया हुआ है इट मींस इट इज एन एसेट और एक्सपेंस। इफ इट इज गिवन ऑन द क्रेडिट साइड इट इज इनकम और लायबिलिटी। क्लियर है? If asset and liability है then it will be directly going to the balance sheet. Income और expense है तो we have to classify income. If it is related to the sale of goods then it will be shown in trading account. Any other income other than sale of goods will be shown in profit and loss account. Clear है? Trading account and profit and loss account is prepared as per the nominal nature rule. Debit side में खर्चा आएगा, credit side में income आएगा। Expenses, एक्सपेंसेस में 3 चीज देखा, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस। इफ परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस है तो इट विल बी शोन इन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और कोई भी खर्चा है तो वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? देन सर्टेन एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्लियर है? फिर एडजस्टमेंट्स देखा हमने, आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो मेरे करंट ईयर के एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। ट्रीटमेंट कब करना है? जब ये ट्रायल बैलेंस के बाहर एज एन एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इफ ट्रायल बैलेंस के अंदर है फिर तो वो सिंगल इंपैक्ट ही होगा, डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। इफ एडजस्टमेंट में है तो हम लोग डुअल इंपैक्ट करेगा। पहले क्या करेगा? रेस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करेगा, सेकेंडली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो कर देगा। क्लियर है? सिमिलरली गोज फॉर अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम में क्या करेगा? रेस्पेक्टिव इनकम में ऐड कर देगा एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाएगा। दैट इज आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड। देन कम्स प्रीपेड एंड एडवांस। इफ प्रीपेड एक्सपेंस है तो रेस्पेक्टिव एक्सपेंस से वो क्या होगा? माइनस हो जाएगा एंड सेकेंडली इसको बैलेंस शीट का हम लोग एसेट साइड में शो करेगा। वेयर एज इट इज एन एडवांस इनकम तो हम लोग रेस्पेक्टिव इनकम से माइनस करेगा एंड सेकेंडली हम लोग उसको बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो करेगा। इज इट क्लियर? Then closing stock, if closing stock is given inside the trial balance it will have only single impact, it will be shown under balance sheet asset side। ठीक है? Whereas outside the trial balance दिया हुआ है as an adjustment then it will have dual impact। पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखाएगा देन सेकेंडली बैलेंस शीट का एसेट साइड में शो करेगा। इज इट क्लियर? इतना आप लोग प्रॉपर्ली रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह करेंगे और एडजस्टमेंट सीखेंगे, देखना बहुत इजी हो जाएगा। देयर आर सर्टेन स्टेप्स बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, यदि आपने वो प्रोसेस फॉलो किया आपका कभी भी लाइफ में सिली मिस्टेक नहीं होगा। आई गारंटी फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट एग्जैक्ट मैच करेगा, बट यू हैव टू फॉलो दैट स्टेप्स। इनिशियल स्टेज में यदि आपका 2 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा भी लगे चलने है, कोई बात नहीं, चलने देना। बट जब आप n नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका रिदम आएगा, आपको हर एक एडजस्टमेंट क्लियर रहेगा। फिर एक मैंने डिस्कशन में बात किया था हिडन इन्फॉर्मेशन। हिडन इन्फॉर्मेशन कैसे होता है? ट्रायल बैलेंस के अंदर यदि कोई भी इन्वेस्टमेंट या लोन अलोंग विद द इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा उतना हम लोगों ने पे किया या नहीं किया, रिसीव हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है? So that's all for today. Thank you.